वेलकम टू द किंग ऑफ डायमेंशंस, जहां हर कहानी एक नए डायमेंशन का दरवाजा खोलती है। फैंटेसी, रोमांस, एक्शन या हॉरर, हर एपिसोड में मिलेगा आपको एक नई दुनिया का अनुभव। ओपन बुक कहानियां जो दिल को छू जाएं और दिमाग में बस जाएं। अगर आपको कहानियों से प्यार है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। पुष्पिन सब्सक्राइब करो और जग जाओ हमारे इमेजिनेशन के अनंत डायमेंशंस से। एपिसोड 121। ये बिजनेस करना आसान नहीं होता। अगले दिन सुबह शौर्य अपनी कार लेकर कॉलेज पहुंच गया। उसके आते ही हर कोई आज शौर्य को अलग नजर से देख रहा था। शौर्य को देखकर अब सभी लोग उसे किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं समझ रहे थे। पहले ही उसके आसपास कोई नहीं आता था, अब तो उसके पास जाने की हिम्मत किसी में बची ही नहीं थी। लड़कियां भी उसे सिर्फ दूर से देखकर अपने आप को समझा रही थी कि ये सिर्फ उनके सपने में आने वाला राजकुमार है, वो कभी भी हकीकत में उनके पास नहीं आएगा। शौर्य ने जैसे तैसे सुबह 11 बजे तक के सारे लेक्चर्स अटेंड किए और फिर अपनी कंपनी के लिए निकल गया। कंपनी में आते ही उसने देखा कि सभी लोग अपने अपने काम में बिजी थे। तभी उसके केबिन में कशिश हाथ में ढेर सारे बिजनेस प्रपोजल लेकर आई थी। उसने उन सारे कागजों को शौर्य के सामने पटक दिया और बोली, ये लो, मुंबई के बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज ने आपके लिए बिजनेस प्रपोजल भेजे हैं। और ये रही उन कंपनियों की लिस्ट जिन्होंने हमारे दवाई की डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स के लिए अप्लाई किया है। दोनों कागजों के गट्ठे शौर्य के एकसम रखकर कशिश वहां से चली गई। शौर्य ने कागजों के गट्ठे को देखा और सिस्टम से बोला, सिस्टम, मैं तुम्हें आज ढेर सारी आइसक्रीम दूंगा, बस मुझे इसमें से बेस्ट बिजनेस प्रपोजल को निकल कर दो। शौर्य की बात सुनकर सिस्टम इतराते हुए बोली, हम होस्ट, मैं इस बार सिर्फ आइसक्रीम से नहीं मानूंगी, मुझे पिज्जा खाने का मन कर रहा है। मैं सुबह आज इंटरनेट पर एक एडवर्टाइजमेंट में मैंने उसे देखा था, तो आज मुझे पिज्जा चाहिए भी ढेर सारा। ये सुनकर शौर्य ने उससे पूछा, क्या तुम पिज्जा और आम खाना खा सकती हो? होस्ट, तुम मुझे कुछ ज्यादा ही अंडरएस्टिमेट कर रहे हो। मैं हर वो चीज खा सकती हूँ जो एक आम इंसान खा सकता है, साथ ही मैं अपने होस्ट की एनर्जी पर भी जी सकती हूँ। शौर्य ने उसकी बात को समझा और अपना मोबाइल हाथ में लेते हुए कुछ टाइप करते हुए बोला, ओह तो ये बात है। ठीक है, फिर आज मैं तुम्हारे लिए पिज्जा अभी ऑर्डर कर देता हूँ। ये सुनकर सिस्ट बोली, मैंने ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस कर दिया है, तुम बस उस डिलीवरी वाले को पैसे दे देना। शोर ने फिर अपना मोबाइल टेबल पर रख दिया और बोला, ठीक है, फिर पिज्जा आने तक मेरा ये काम निपटा दो। सिस्टम शौर्य के शरीर से बाहर आए और उसने उन कागज के ढेर पर अपने दोनों हाथ रख दिए और दोनों ढेर में से 2 पेपर्स निकाले और शौर्य को दे दिए। शौर्य ने उन पेपर्स को पकड़ा और उन पर लिखी जानकारी पढ़ी। पहला प्रपोजल ट्रांसपोर्टेशन के लिए था, जो वशिष्ठ एंटरप्राइज की ओर से आया था। इसके मालिक अनूप सिंह ठाकुर थे। इनकी कंपनी इस बिजनेस में कई सालों से थी, साथ ही ये धंधे के मामले में बड़े ही साफ और ईमानदार थे। अनूप सिंह ने कुछ दिनों पहले अपना बिजनेस अपनी बेटी ओमा को संभालने के लिए दिया था। प्रपोजल को देखकर शौर्य बता सकता था कि इसे ओमा ने कितनी समझदारी के साथ बनाया है। दूसरा प्रपोजल यूरोप की एक कंपनी की तरफ से डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स के लिए आया था। ये कंपनी थी नाइट्स ग्रुप ऑफ बिजनेस। इस कंपनी को 2 दोस्तों ने बनाया था, लेकिन समय बीतता गया और ये कंपनी दुनिया की टॉप मल्टीनेशनल कंपनियों में से एक बन गई। इस कंपनी ने प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 5% मांगा था, जो शौर्य के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उसकी दवाई के डिमांड के चलते उसे इतना मार्जिन देना आसान था। एक बार इस कंपनी के साथ जुड़ने के बाद शौर्य उसकी दवा को सिर्फ यूरोप ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी देशों में बेच सकता था। शौर्य ने फिर कशिश को ऑफिस में बुलाया और उसके हाथ में दवाई का टेस्ट रिपोर्ट और एक सैंपल दे दिए और बोला, हम इंटरनेशनल पार्टनरशिप के लिए नाइट्स ग्रुप को चुनेंगे और देश के अंदर की ट्रांसपोर्टेशन के लिए वशिष्ठ एंटरप्राइज को चुनेंगे। कल इनके साथ हमारी मीटिंग फिक्स कर दो और ये सैंपल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भेजकर हमारी सारी दवाइयां को सर्टिफाइड करवा लो। जैसे ही ये सर्टिफाइड हो जाती है, हम इसे इंटरनेशनल मार्केट में उतर देंगे। जैसे ही हमारे लिए इंटरनेशनल सर्टिफिकेट मिल जाता है, हम नाइट्स ग्रुप को बुलाकर बिजनेस डील फाइनल कर देंगे। लेकिन उससे पहले उनसे कह देना कि उनका प्रपोजल फाइनल हो चुका है, सिर्फ सर्टिफिकेशन के लिए उन्हें कुछ दिन रुकना होगा। शौर्य ने अपनी सारी बात कशिश को समझा दी और फिर उसे जाने के लिए कह दिया। कशिश जैसे ही वहां से चली गई, एक पिज्जा डिलीवरी बॉय उसके केबिन में आ गया। शौर्य ने उसे पैसे दिए और पिज्जा उसके पास से ले लिया। जैसे ही वह लड़का केबिन से बाहर चला गया, उस लड़के को ऑफिस के कुछ लोगों ने रोक लिया। शौर्य ने पिज्जा रिंग के जरिए सिस्टम को दे दिया और खुद खिड़की में आकर खड़ा हो गया। उसने फिर अपनी ऑफिस के एक लड़की को उसके सामने आते हुए कहते हुए सुना, कबीर, ये क्या हरकत है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफिस में आने की?
तुमसे मैंने उसी दिन ब्रेकअप किया था तो तुम मेरा पीछा फिर भी क्यों कर रहे हो? ये सुनकर वह लड़का कुछ कहने वाला था तभी ऑफिस का एक लड़का उस लड़की के हाथ में हाथ डालकर बोला, कबीर ओबरॉय तुम्हारे नाम में सिर्फ ओबरॉय है लेकिन तुम हो तो एक फटीचे ही। दिल्ली में तुम्हारा मन नहीं भर था मेरी हाथों से मार खाकर कि यहाँ फिर मुझसे पीटने के लिए आ गए। ये सुनकर शौर्य के माथे पर नसें उभर आई, उसके अपने एम्प्लॉय किसी और से ऐसे बात करे वो भी उस इंसान को इतनी हीन भावना से उसका अपमान करे ये शौर्य के लिए बर्दाश्त से बाहर था। तभी रिया अपने केबिन से बाहर निकली और कबीर को देखकर बोली, अरे कबीर सर आप यहाँ कैसे, क्या आप यहाँ भी डिलीवरी का काम करते हैं? प्लीज सर मेरे साथ चलिए, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। रिया के वाहन से निकलते ही सिस्टम ने शौर्य को अपने पैनल के माध्यम से बिना कोई बात किए पिज्जा चबाते हुए शौर्य को कबीर की जानकारी दिखा दी। इसे देखकर शौर्य के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आई। दूसरी तरफ इतना कहकर सभी लोगों के सामने से रिया कबीर को लेकर शौर्य के केबिन में चली आई। बॉस मिट माय सेवियर, इनका नाम है कबीर ओबरॉय, इन्होंने मेरी जान बचाई थी। मैं चाहती हूं कि आप इन्हें हमारे यहाँ काम पर रखें, ये आपके हिसाब से बताई गई कैटेगरी में फिट बैठते हैं। शौर्य ने मुस्कुराते हुए कबीर को देखा और बोला, क्या तुम दो लोगों का काम अकेले कर सकते हो मिस्टर कबीर ओबरॉय? ओबरॉय ग्रुप ऑफ कंपनीज के इकलौते वारिस और भारत के अमीर लोगों में से एक। जब शौर्य ने ये कहा तो कबीर के चेहरे की हवाएं उड़ने लगी। उसने अपना सिर झुकाते हुए अपनी टोपी थोड़ी और नीचे कर दी। तभी शौर्य बोला, लोहे को भी मजबूत बनाने के लिए उसे तपाना पड़ता है और साथ ही साथ उसे हथौड़े से पीटना पड़ता है कबीर। मैं तुम्हारे कामयाबी के लिए इस वक्त शुभकामनाएं देता हूं और मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, बदले में तुम उन दो लोगों का काम अकेले संभाल लेना। शौर्य की बात रिया को कुछ समझ नहीं आई तो उसने शौर्य को सवालिया नजरों से देखा। उस पर शौर्य ने उसको अपने ओंठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया। कबीर जिसने शौर्य की बात सुनी उसने अपना सिर ऊपर उठाया और बोला, सर मैं तो बस एक मामूली सा डिलीवरी बॉय हूं, भला मुझे आपके कंपनी का काम कैसे आएगा? तभी शौर्य बोला, अरे मेरे दोस्त मैंने कहा ना कि तुझे सिर्फ उन दो लोगों का काम करना है, बाकी तेरी कुंडली मेरे पास है तो तुझे कुछ भी झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर शौर्य ने रिया से कहा, रिया इनकी मैनेजर के पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट कर दो और हाँ वो दो लोग जो इस वक्त असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर बनकर बैठे हैं उन्हें घर भेज दो और अगर उन्होंने कारण पूछा तो कह देना कि शौर्य को अपने कंपनी में अकल के अंधे लोगों की जरूरत नहीं है। शौर्य ने खड़े खड़े कबीर की किस्मत बदल दी और उन दोनों की किस्मत उजाड़ दी थी। उसी वक्त शौर्य ने राहुल महात्रे को एक मैसेज भेज दिया। तभी कबीर का फोन बजा और दूसरी तरफ से उसके मैनेजर ने उसे काम पर वापस न आने के लिए कह दिया और उसकी आज तक की सैलरी उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। अचानक उसके जिंदगी में आए बदलाव को देखकर कबीर इस वक्त हैरान परेशान और लगभग पागल हो चुका था। शौर्य ने रिया को जाने के लिए कह दिया और कबीर को कुर्सी पर बैठने के लिए कहा और शांत अंदाज में बोला, मिस्टर कबीर मुझे ये ऐसी पागलों की तरह हरकत करने वाली फैमिलीज बिल्कुल पसंद नहीं जो अपने काबिल बच्चों को जानबूझकर ऐसे अज्ञातवास करने के लिए घर से बाहर निकाल देते हैं। अगर ऐसे नमूने मेरे सामने होते तो मैं उनके सारे दांत उखाड़ देता। खैर छोड़ो, तुम अभी इसी वक्त कंपनी ज्वाइन कर सकते हो, वैसे भी घर जाकर तुम टाइम पास ही तो करोगे। इस बार कबीर जो इतनी देर से सब कुछ सुन रहा था वह बोल पड़ा, सर शौर्य आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आपके कंपनी में जॉब ऑफर किया है, पर मैं आपके कंपनी के साथ ज्यादा दिनों तक वैसे भी नहीं रह सकता। जैसे ही मेरी सजा पूरी हो जाएगी मुझे वापस जाकर मेरा अपना बिजनेस संभालना होगा। इस बात पर शौर्य बोला, हाँ भाई तुम जब चाहो तब वापस जा सकते हो, मैं कौन होता हूँ तुम्हें रोकने वाला, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कंपनी में तुम्हारी सजा खत्म होने तक काम करो। मैं तुम्हारे टैलेंट का उपयोग तब तक मेरी कंपनी को इंटरनेशनल मार्केट में उतारने के लिए कर लूंगा। शौर्य की बात सुनकर अब कबीर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। उसने आखिर शौर्य के ऑफर के लिए हाँ कह दी। उसने टेबल पर रखा अपॉइंटमेंट लेटर उठा लिया और केबिन के बाहर जाने लगा। तभी केबिन का दरवाजा खुला और दो लोग तनतनाते अंदर आए और बोले, शौर्य सर हाउ कुड यू डू दिस? आप हमें काम से नहीं निकाल सकते। हमने ऐसा क्या किया है कि आप हमें काम से निकाल रहे हो? वह लड़का जो नीचे कबीर को नीचा दिखा रहा था अपनी आंखें तरेरते हुए बोला। शौर्य ने ये जब सुना तो वह अपनी जगह से उठा और उस लड़के के सामने आया। वह लड़का कुछ समझ पाता उसके पहले शौर्य ने उसके पेट में अपना घुटना मारा, जिसकी वजह से वह लड़का किसी झींगे की तरह मूड गया। शौर्य ने फिर एकदम ठंडी आवाज में कहा, मुझे मेरे ऑफिस में आकर मुझसे ऊंची आवाज में बात करे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। और रही बात तुम्हें काम से निकलने की, तो तुम मेरी कंपनी के एथिकल स्टैंडर्ड से मेल नहीं खाते हो।
तुम अभी अकाउंट डिपार्टमेंट में जाकर अपना हिसाब करवा लो, साथ ही साथ उस सड़क कुत्तिया को भी यहाँ से लेकर जाओ और मेरे कंपनी के आसपास भी नजर मत आना, वरना मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। शौर्य की धमकी सुनकर वह लड़की और लड़का कांपने लगे थे। इस वक्त शौर्य ने अपने किलिंग इंटेंट को खुला चिड़चिड़ी था। इस वजह से केबिन का टेम्परेचर ठंडा पड़ गया था और वहां मौजूद सभी की सांसें तेज हो चुकी थी। उस लड़के को शौर्य ने फिर छोड़ दिया और खुद को शांत कर लिया। उसके ऐसा करते ही केबिन का तापमान सामान्य हो गया और कबीर ने एक गहरी सांस ली। कबीर शौर्य को देखकर बोला, मिस्टर शौर्य, आप इतना जल्दी गुस्सा होते हैं, मुझे मालूम नहीं था। मेरी तो जान हल्का में अटक गई थी अभी। शौर्य ने ये सुना तो वह जोर से हंसा और बोला, मिस्टर कबीर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। दरअसल मैं खुद के गुस्से को अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकता हूँ। आप इसकी चिंता न करें। आप मेरे 1000 करोड़ का नुकसान भी करेंगे तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा, पर कोई जानबूझकर किसी को अपने घमंड के नशे में जानबूझकर परेशान करे और उसका अपमान करे तो मेरा दिमाग हिल जाता है और फिर एक तो वह इंसान मर जाता है या उसके कुछ अन्य काम करना बंद कर देते हैं। वो तुम्हारी दोस्त भी उसका शिकार हो जाती, पर मैंने आज उस पर दया दिखाई। शौर्य की बात सुनकर मानो कबीर को दिलासा मिल गया हो। वह फिर शौर्य से बिजनेस की बात करके वहां से निकल गया। शौर्य ने उसके बाद कशिश, रिया और सिमरन को बुलाकर कबीर के अपॉइंटमेंट के बारे में बता दिया। साथ ही उसने सख्त ऑर्डर दिया कि इस कंपनी में कोई अकल का अंधा और दिमाग से पैदल एम्प्लॉय नहीं रहेगा। साथ ही इस कंपनी में कोई भी किसी भी आने वाले इंसान को उसके हुलिये से जज नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा करते वक्त मिलेगा तो उस एम्प्लॉय के हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे और ये एक धमकी नहीं, चेतावनी है। शौर्य ने सभी को फिर अपने अपने काम के लिए भेज दिया। शौर्य ने फिर अपनी सिस्टम को अपने चेतना आयाम में देखा, जो किसी भूखे भेड़िए की तरह पिज्जा को नोच नोच कर खा रही थी। शौर्य ने उसे धन्यवाद किया और फिर तुरंत चेतना आयाम से बाहर आया। उससे उस पिज्जा की हालत देखी नहीं गई। शौर्य जब बाहर आया तो वह फिर अपने काम में जुट गया। दूसरे दिन सुबह शौर्य अपनी कंपनी में समय पर पहुंच गया था। सुबह 11 बजे कंपनी के सामने एक सफेद रंग की रोल्स रॉयस गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी से एक सेक्रेटरी जैसी दिखने वाली औरत अगली सीट से उतरी, जो बहुत अट्रैक्टिव और सेक्सी लग रही थी। उसने गहरे नीले रंग का कोट और सफेद रंग की शर्ट उसके नीचे पहनी थी। उसके शर्ट के ऊपरी 2 बटन खुले थे। उस लड़की ने पीछे जाकर कार का दरवाजा खोला और उसके अंदर से एक सुर्ख लाल रंग का वन पीस ड्रेस पहने एक लड़की उतरी। उसने स्टॉकिंग और हाई हील्स पहनी हुई थी। उसकी फिगर उसके सेक्रेटरी से अधिक अट्रैक्टिव थी। उसने ब्राउन कलर के सनग्लासेज पहने थे। उसकी चाल किसी हिरनी से कम नहीं थी और उसके बालों के जुड़े को इस तरह बांधा था कि उसकी कंधे की कॉलर बोन स्पष्ट दिख रही थी। उसने गाड़ी से उतरते ही अपने ग्लासेस उतारे और उसकी आंखें दिखाई दी। उसकी आंखें किसी शीशे जैसी तेज थी और उनके अंदर एक ब्राउन रंग की शेड थी। उसकी आंखें किसी बिल्ली की तरह थी। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी, मगर उसके नाक का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। शौर्य अपनी ऑफिस के केबिन से उस लड़की को देख रहा था। उसे देखकर शौर्य के दिल में हलचल हो रही थी। ये लड़की कोई और नहीं, वशिष्ठ ग्रुप की उमा ठाकुर थी, जो इस वक्त गीतांजलि कॉरपोरेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आई थी। कुछ ही देर में उमा और उसकी सेक्रेटरी मीटिंग रूम में पहुंच गए। शौर्य इस वक्त वहीं बैठकर उनके आने का इंतजार कर रहा था। जब उमा ने शौर्य को देखा तो वह उसे देखकर एकदम स्तब्ध रह गई और अचानक बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाई, ये उमा ऐसा क्यों बोल रही है? क्या कनेक्शन है शौर्य और उमा के बीच? क्या उनकी डील साइन होगी? अब क्या होगा आगे, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ 122 बिजनेस राइवल्स। शौर्य के ऑफिस में मीटिंग रूम में उमा ने आते ही शौर्य की ओर उंगली उठाकर उसे निर्देशित करते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जिंदा हो, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि तुम। उस लड़की की बात सुनकर शौर्य की आंखें फैल गई और फिर वह मुस्कुराकर बोला, तो वह लड़की आप थी जिसने मेरी कंप्लेंट लिखवाई थी? जी मैं जीवित हूँ। वो क्या है कि मैं उस दिन बच गया और आज आपके सामने हूँ। एनीवे प्लीज हैव अ सीट। शौर्य की बात सुनकर उमा तुरंत अपने आप को संभलकर अपने असली रूप में आए और किसी बिजनेस वूमेन की तरह शौर्य के सामने तनकर बैठ गई। उसके बैठते ही शौर्य आगे बोला, मिस उमा, मैंने आपका बिजनेस प्रपोजल देखा और मुझे वह बहुत पसंद आया। अपने बड़ी समझदारी के साथ हर पॉइंट को हाईलाइट किया था। ये आपकी बिजनेस में समझदारी दिखाता है, इसीलिए मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मैं आपके कंपनी के साथ ये ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हूं। इसके बाद मेरी कंपनी के हर एक प्रोडक्ट को आप पूरे देश में फैलाएंगी। शौर्य की बात सुनकर उमा के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और उसने तुरंत हाथ आगे किया और बोली, मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा।
ये मेरा पहला प्रोजेक्ट था, इट मीन्स अ लॉट टू मी। शौर्य ने भी उससे हाथ मिलाया और एक मासूम सी मुस्कान दी। शौर्य फिर एकदम इनफॉर्मल तरीके से उमा से बोला, उमा जी, बिजनेस की बात तो हो गई, पर मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मेरी चिंता करते हुए मेरी कंप्लेंट पुलिस में कर दी। आपके जैसे प्रेजेंस ऑफ माइंड रखने वाले और उदार लोग अब कम ही मिलते हैं। तभी उमा ने भी रिलैक्स होते हुए अपने हाथ नामे हिलाए और बोली, ऐसी कोई बात नहीं है शौर्य जी, लेकिन उस दिन मैंने आपकी दर्द भरी बातें सुनी थी। मुझे भी बहुत बुरा लगा था, तो मैंने इसलिए ऐसा किया था। खैर, लेकिन आपको जीवित देखकर मुझे भी खुशी हुई, वरना मेरे मन में इस बात का हमेशा मलाल रहता कि मैं आपको बचा नहीं पाए। शौर्य ने ये सुना तो वह उमा की इस बात पर बहुत इम्प्रेस हुआ। उसने फिर कुछ सोचा और अपने टेबल पर रखा कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ते हुए बोला, उमा जी, ये रहा हमारा कॉन्ट्रैक्ट, आप इसे पढ़कर साइन कर दीजिए। मैंने आपको भारत के अंदर होने वाले बिजनेस का 5% प्रॉफिट देने का निर्णय लिया है। अगर ये रेट आपको अच्छा नहीं लगा तो आप इसमें बदलाव का सुझाव दे सकती है। ये सुनकर उमा अचानक सन रह गई। उसे भी अच्छे से पता था कि शौर्य के एक दवाई के बोतल की कीमत 2 लाख रुपए थी। ये एक शानदार दवा थी और उसे उसके सेल के 5% मिलेंगे, मतलब उसकी कंपनी अपने खर्चे से 3 गुना अधिक प्रॉफिट कमा रही थी। उमा ने तुरंत पेपर्स उठाए, उन्हें ध्यान से एक बार पढ़ लिया और तुरंत बिना रुके साइन कर दिए। शौर्य ने भी काउंटर साइन करके डील को क्लोज कर दिया। उसके बाद उमा और उसकी सेक्रेटरी वहां से चले गए। उमा की कंपनी दूसरे दिन से काम शुरू करने वाली थी। दूसरी तरफ नाइट्स ग्रुप को कशिश ने मैसेज भेजकर उनके प्रपोजल का अप्रूवल भेज दिया था। साथ ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को दवा के सैंपल भेज दिए गए थे। उस दिन शौर्य ने फिर अपनी कंपनी के अकाउंट्स चेक किए और उसने जब बैलेंस देखा तो उसके होश उड़ गए थे। उसके कंपनी के अकाउंट में कुल मिलाकर 50,000 करोड़ से ज्यादा रकम थी और उसके अकाउंट में पड़ी 40 बिलियन डॉलर्स की रकम, जो 3 ट्रिलियन रुपयों से ज्यादा थी, जो देश के कुल जीडीपी से अधिक थी। ये रकम शौर्य ने एस्कॉर्ट फॉर्मा से लूट ली थी। शौर्य ने खुश होकर उछलते हुए कहा, साला, आज इस देश में अपुनिच भगवान है। शौर्य किसी शैतान की तरह हंसने लगा और उसकी आवाज पूरे ऑफिस में गूंजने लगी। तभी रिया बोली, लगता है आज इसके अंदर का रावण जाग गया है। ये कभी नहीं सुधरेगा। उसके ऐसे कहते ही शौर्य को एक जोरदार छींक आई, जिसने उसके हंसने के रिदम को तोड़ दिया। सभी ने उसकी चौंकने की आवाज सुनी, जो किसी बिजली के कड़कने की आवाज जैसी थी। शौर्य ये देखकर खुद से बड़बड़ाया, लगता है किसी को मेरी हंसी पसंद नहीं आई। दिन बीतते गए और शौर्य का बिजनेस बढ़ते गया। आज 15 दिन बाद शौर्य की दवा देश के सभी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध थी, मगर ये दवा का सस्ता वर्जन था। महंगा वर्जन सिर्फ उनके अपनी ऑनलाइन स्टोर पर अवेलेबल थी। शौर्य ने दूसरी तरफ अपने एंटीक बिजनेस में भी तगड़ा मुनाफा कमाया था। शौर्य ने पिछले 2 दिनों से कंस्ट्रक्शन बिजनेस में लगने वाली मशीनें खरीदना शुरू किया था। ये सब वह अपने आने वाले प्रोजेक्ट के लिए कर रहा था। ये प्रोजेक्ट था नवी मुंबई के पास नई प्लांट सिटी बनाने का। इसमें उस उलझुल ऐसे किसी नाम की लड़की ने शौर्य के साथ पार्टनरशिप की थी। शौर्य ने साइट का निरीक्षण किया और अपने वर्कर्स और इंजीनियर को साइट पर भेजकर डिजाइन के हिसाब से काम करना शुरू किया। लेकिन आज के दिन शौर्य इस प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा परेशान था। मशीनें तो शौर्य के पास थी, मगर लगने वाला मटेरियल शौर्य को दूसरे बिजनेस हाउसेस से खरीदना पड़ता था। लेकिन आज उन्होंने शौर्य की कंपनी को मटेरियल देने से मना कर दिया था। इस बात से शौर्य का माथा ठनक गया था। उसने सभी सप्लायर्स को रिक्वेस्ट की कि वे ऐसा न करें, लेकिन किसी ने भी शौर्य की बात नहीं मानी। शौर्य ने फिर इस मामले का असली कारण जानने की कोशिश की तो उसके माथे पर बल पड़ गए। इस वक्त शौर्य किसी बिजनेस जायंट से कम नहीं था और उसकी कंपनी से कोई भी छेड़खानी नहीं करता था, क्योंकि वह हकी पल में सरकार का गला घोंटने की ताकत रखता था। ऊपर से वह अपने बिजनेस का कच्चा माल मार्केट से नहीं खरीदता था। इस वजह से उसे कोई रोक नहीं सकता था। मगर इस बिजनेस में उसके साथ टांग अड़ाने के लिए कई लोग तैयार थे। इसमें भी सबसे आगे एक कंपनी जो शौर्य को असली टक्कर दे रही थी, वो थी कपूर बिजनेस हाउस की वेगा कॉर्प। वेगा कॉर्प ने कंस्ट्रक्शन बिजनेस में पिछले 30 सालों से पूरे भारत में राज किया था। उनकी भी इस प्रोजेक्ट पर नजर थी, मगर पाक कॉरपोरेशन की वजह से उन्होंने ये मौका गंवा दिया। मगर फिर पाक कॉरपोरेशन ने ये प्रोजेक्ट सीधा गीतांजलि कॉरपोरेशन को दे दिया। इसी वजह से कपूर फैमिली को एक मौका मिला। अगर गीतांजलि कॉरपोरेशन इस प्रोजेक्ट को खत्म नहीं कर पाया तो उन्हें ये प्रोजेक्ट टेक ओवर करने का मौका मिलने वाला था। शौर्य उनकी इस घटिया चाल को समझ गया। फिर उसने कबीर को ऑफिस में बुलाया और उसे लेकर वह साइट पर चला गया। आज साइट पूरी तरह सुनसान पड़ी थी। शौर्य ने देखा कि मशीनों ने पूरी जगह को डिजाइन के हिसाब से समतल बना दिया था। अब सिर्फ हर जगह पर बिल्डिंग खड़ी करनी थी।
और रास्ते साथ ही साथ प्लान के हिसाब से बगीचे और पाठशालाएं बनानी थी। शौर्य ने आते ही बड़े पैमाने पर शेड नेट खरीदी और उसे साइट के चारों तरफ किसी दीवार की तरह मशीनों से शाम तक लगवा लिया। जब रात होने को आई तो शौर्य ने कबीर से जाकर इलेक्ट्रिक सामान और बाकी की एक शहर के लिए लगने वाली वस्तुएं खरीदने के लिए कह दिया और साथ ही कई सारे लेबर्स को काम के लिए बुलाने कहा। कबीर ने भी तुरंत मार्केट से बड़े पैमाने पर सारा सामान खरीदना शुरू किया, जिसे असल में काम खत्म होने के बाद खरीदना था। जो लोग गीतांजलि कॉर्पोरेट पर नजर रख रहे थे वे लोग भी हैरान थे, मगर उनसे ज्यादा हैरान तो खुद कबीर था। शौर्य ने साथ ही सभी सप्लायर्स पर कोर्ट में केस फाइल कर दी। जब अंधेरा गहरा हुआ तो सभी एम्प्लॉय घर चले गए। अब बस शौर्य, रिया, सिमरन, कशिश और कबीर वहां बाकी थे। इन सभी के सामने शौर्य उनकी ओर पीट करके खड़ा था। शौर्य ने आसमान की ओर देखते हुए उनसे कहा, दोस्तों, आज जो तुम देखने जाओगे उसे तुम कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं देख पाओगे। आज मैं तुम्हें इस ब्रह्मांड के सबसे प्रमुख निर्माण के देवता तवत्सर के कला की एक झलक दिखाऊंगा। आज की रचना इस पृथ्वी पर की गई सबसे बेहतरीन रचना होगी, तो दिल थाम के खड़े रहना और कोई सवाल मत पूछना। उसके बाद शौर्य ने एक विशिष्ट ध्वनि में निर्माण मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। उसकी आवाज से वहां के वातावरण में एक कंपन तैयार हुआ। देखते ही देखते कंपन की तीव्रता बढ़ने लगी और जमीन कांपने लगी। कुछ ही देर में सभी ने देखा कि जमीन पर कुछ ऊपर की दिशा में उठ रहा था। देखते ही देखते कई बहुमंजिला इमारतें और रास्ते तैयार होने लगे। धीरे धीरे कई पुल बिल्डिंगें बनने लगी। वहीं रास्तों के दोनों बगल में फूल और फलों के पेड़ उगने लगे। गार्डन और बगीचे पेड़ पौधों से भर गए। हर जगह को इतने मजबूत मटेरियल से बनाया था कि इसके ऊपर बॉम्ब भी गिर जाए तो इन पर एक खरोच भी ना आए। कुछ ही समय में पूरा शहर बनकर रेडी था। अंधेरे में किसी को भी ये साफ साफ नहीं दिख रहा था, मगर उन्हें दूर से चांद की हल्की रोशनी में ये जरूर दिख रहा था कि शौर्य ने अद्भुत निर्माण किया है। लगभग 2 घंटों तक अपने निर्माण मंत्रों द्वारा शहर का शौर्य ने पूर्ण निर्माण कर दिया था। लेकिन ये सब करते वक्त शौर्य ने अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति को इस्तेमाल किया था। अपना काम खत्म करते ही शौर्य ने अपनी आंखें बंद की और वह बेहोश हो गया। जब शौर्य को होश आया तो दूसरे दिन की दोपहर हो गई थी। उसने तुरंत अपने सामने कबीर को देखा, जो आंखें फाड़कर शौर्य को देख रहा था। बाकी लड़कियों को शौर्य की शक्तियों के बारे में कम ज्यादा अंदाजा था, तो वे इतनी सदमे में नहीं थी जितना कबीर था। शौर्य ने जागते ही अपने सिर में दर्द महसूस किया। उसने तुरंत अपनी स्टोरेज से आध्यात्मिक पानी की बोतलें निकाली और लगभग 10 बोतलें पानी पिया और आंखें बंद करके उस ऊर्जा को अवशोषित करने लगा। शौर्य ने लगभग 10 मिनट तक ध्यान किया और फिर वह नॉर्मल हो गया। शौर्य ने आंखें खोली और सबसे पहले कबीर से कहा, अरे भाई, अपना मुंह तो बंद कर वरना मच्छर घुस जाएगा। ये सुनकर कबीर ने अपना मुंह बंद कर लिया। तभी वह कुछ याद करते हुए बोला, शौर्य सर, आप क्या कोई जादूगर या कोई मायावी इंसान हो जो नामुमकिन को मुमकिन करता है? ये सुनकर शौर्य जोर जोर से हंसने लगा। फिर जैसे तैसे शौर्य ने अपनी हंसी को रोक लिया और बोला, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, मैं एक साधक हूं और मेरी खास खूबी के वजह से मैं ये कर सकता हूं। शौर्य की बात कबीर के इस कान से घुसकर उस कान से निकल गई, पर शौर्य ने इसके आगे उसे कुछ और नहीं बताया। वह उठकर खड़ा हुआ और बोला, बाकी फालतू बातें करने के लिए हमारे पास आगे बहुत टाइम होगा, फिलहाल साइट पर क्या चल रहा है? ये सुनकर कशिश बोली, हमने आपके कहेनुसार कल रिक्रूट किए सभी लेबर्स को हमने फिटिंग, प्लम्बिंग और कलरिंग का काम लगा दिया है। लगभग 1 महीने में हमारा सारा काम खत्म हो जाएगा। ये सुनकर शौर्य ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और फिर वहां से बाहर आ गया। इधर कपूर बिजनेस हाउस में माहौल बड़ा ही तनावपूर्ण था। एक मध्यम आयु का आदमी हाथ का दारू का ग्लास पटक कर बोला, ये कैसे हो सकता है कि एक रात में वहां एक पूरा शहर अचानक जमीन से प्रकट हो जाता है और इसके बारे में तुम में से किसी को भी कुछ पता नहीं? ये क्या मजाक चल रहा है? और तो और उस लड़के ने कल ही उससे आगे लगने वाला मटेरियल मार्केट से उठा लिया था। अब हम उसे रोक भी नहीं सकते। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ अंदर आया और बोला, बड़े भैया, गीतांजलि कॉर्पोरेट ने उन सभी सप्लायर्स को ब्लैकलिस्ट करके उनके नाम पर कोर्ट में कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का आरोप लगा दिया है। अब ये सब छोटे मटेरियल सप्लायर्स हमसे मदद मांग रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने ये सब हमारे कहने पर किया था और अब पूरे केस की जिम्मेदारी कपूर बिजनेस हाउस को लेनी होगी। ये सुनकर वह अधेड़ उम्र का आदमी और जोर से चीखा और बोला, यहाँ सिर्फ बेवकूफ भरे पड़े हैं। अबे उल्लू के पट्टे, तेनू समझ नहीं इंदा कि इन लोगों को कैसे हैंडल करना सी। ये बात भी तेनू 80 बताएंगे तो तू करेगा। जाकर उनानू बोल दे कि साला तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है, हमें उनसे कहीं पर लिखवा के नहीं लिया था।
ये सुनकर उस अधेड़ उम्र के आदमी का भाई जो उससे कुछ साल छोटा लग रहा था वह बाहर चला गया और उन सप्लायर्स के सामने उन्हें मदद करने से इनकार करके वहां से वापस आ गया। इधर शौर्य ने एक ही वार में सभी लोगों की अकड़ ठिकाने लगा दी थी। 2 दिन बाद जब पाक कॉरपोरेशन की तरफ से पाक उन जून शौर्य से मिलने आए तो उसने देखा कि काम तो खत्म होने के कगार पर है। उसने शौर्य की खुले मुंह से तारीफ की। शौर्य फिर भी उसके नाम का मजाक उड़ाते हुए कहा, मिस उल झूल आपका नाम जो भी है, तारीफ के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आप अब निश्चिंत होकर इस प्रोजेक्ट के कंप्लीशन का इंतजार कर सकते हैं। ये सुनकर जून शौर्य से बोली, मिस्टर शौर्य आपकी मजाक उड़ाने की आदत नहीं गई। आप ऐसा कीजिए, अगर आपको मेरा नाम लेने में तकलीफ हो रही है तो आप मुझे सिर्फ जून बोलिए, लेकिन मुझे उल झूल मत बोलिए, दिल से बुरा लगता है। शौर्य ने ये सुना तो वह हंसने लगा, फिर बोला, ठीक है मिस जून, मैं इस बात का आगे से ध्यान रखूंगा, लेकिन मुझे एक शंका है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? ये सुनकर जून को अजीब तो लगा, फिर भी वह बोली, हाँ आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये सुनते ही शौर्य ने उससे एकदम मासूम चेहरे से तपाक से सवाल पूछा, आपको घर में कम कपड़े और खाना मिलता है क्या? आपको कोई समय पर अगर खाना नहीं देगा तो आप कुछ दिनों में सिर्फ हड्डियों का कंकाल बनकर रह जाएंगी। आपको ज्यादा पौष्टिक खाना खाना चाहिए। शौर्य की बात सुनकर वह सोच में पड़ गई। ये कैसा वसीयत सवाल है? अरे भाई, मैं डाइट करती हूँ खुद को स्लिम रखने के लिए और ये कह रहा है मैं कमजोर हूँ। ऊपर से मैं जो कपड़े पहनती हूँ वे सारे कम से कम 20 लाख रुपयों के हैं। और ये मुझे गरीब कह रहा है। उसके बाद जून ने अपने पूरे गुस्से को काबू में करते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है मिस्टर शौर्य, मैं तो सिर्फ फैशन के हिसाब से कपड़े पहनती हूँ। रही बात मेरे पतले होने की तो ये तो मेरी फिटनेस की वजह से है। तभी शौर्य बोला, कोई बात नहीं मैडम, मैंने तो ऐसे ही आपको ये सवाल पूछ लिया था। आप इस बात का बिल्कुल बुरा मत मानना। इतना कहकर शौर्य हंसने लगा जैसे वह कह रहा हो कि हाँ हाँ, हर दुबली पतली लड़की डाइट का बहाना बताती है, लेकिन असल में तो वे लोग कमजोरी से बीमार होते हैं। तभी केबिन का दरवाजा खुला और उमा और उसकी सेक्रेटरी केबिन के दरवाजे पर खड़े रहकर शौर्य को देख रहे थे। उमा, शौर्य के ऑफिस पर क्यों आए हैं? क्या कुछ नया कांड तो नहीं हुआ? क्या शौर्य अपने प्रोजेक्ट को बिना रुकावट के खत्म कर पाएगा? अब क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। सिर्फ 123 धारावी का गली डॉन। शौर्य की हंसी उसके ऑफिस में गूंज रही थी और वह जून का मजाक उड़ाकर हंसे जा रहा था। तभी केबिन का दरवाजा खुला और उमा और उसकी सेक्रेटरी अंदर आ गए। उन्हें देखकर शौर्य अचानक सीरियस हो गया और एक प्रोफेशनल मुस्कान के साथ उमा और उसके सेक्रेटरी को बैठने का इशारा कर दिया। उनके बैठते ही उमा ने एक बार जून को देखा, फिर शौर्य को देखा और बोली, हेलो मिस्टर शौर्य, मैं माफी चाहूंगी कि मैं इस वक्त आपको डिस्टर्ब करने यहाँ चली आई। दरअसल बात कुछ अर्जेंट है। हमारे भेजे हुए सामान को केरल के लोगों ने अटका रखा है। उन्होंने हमसे नुकुकुली के चार्जेस बढ़ाकर मांगना शुरू किया है। हर बार ये रेट फिक्स होता है और हम उन्हें देते थे, मगर कुछ दिनों पहले वहां पर उनके लीडर बदल जाने के बाद उन्होंने हमसे ज्यादा पैसे मांगना चालू किया है। ये लोग आपके दवा की कीमत के 2% चार्ज हमसे मांग रहे हैं। हम ठहरे सिर्फ ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर, अब हम इतनी कीमत उन्हें नहीं दे सकते। अब इस बात पर आपको ही फैसला करना पड़ेगा। शौर्य ने उमा की सीधी पॉइंट की बात को ध्यान से सुना और बोला, एक काम करिए, सारी गाड़ियों को केरल से वापस बुला लीजिए और आज के बाद केरल में दवा भेजना बंद कर दो। उसके लिए जो हर महीने आपको प्रॉफिट मिलता है उसे मैं आपको नुकसान की तौर पर दे दूंगा। फिलहाल आप सिर्फ वहां माल पहुंचाना बंद कर दो। उमा ने जब शौर्य के मुंह से ये बात सुनी तो उसे ऐसे लगा जैसे शौर्य कुछ ज्यादा ही बड़ी बात नहीं कर रहा। वे लोग ऐसे कैसे अपना पूरे राज्य का सप्लाई बंद कर सकते हैं? पर उसे शौर्य का टेढ़ा दिमाग पता नहीं था। उमा ने भी अपना सिर हाँ में हिला दिया और अपना फोन निकालकर मैनेजर से कहकर सारी गाड़ियां वापस बुला ली। उसके साथ इधर शौर्य के ऑर्डर पर कशिश ने मीडिया में ये न्यूज भी फैला दी कि केरल का सप्लाई बंद किया गया है। पहले तो केरल सरकार ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया, मगर आने वाले दिनों में उनका सिर दर्द बढ़ने वाला था। तभी जून जो वहां पर बैठी थी मुस्कुराकर बोली, तुम बड़े ही शातिर इंसान हो और बेरहम भी, तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हारे ऐसे करने से पूरी स्टेट की सरकार हिल सकती है। जब जून की बात उमा को समझ आई तो वह अपनी आंखें फाड़कर शौर्य को देखने लगी। शौर्य ने फिर जून से कहा, जून मैडम, बात यह है कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उस बर्तन को ही तोड़ देना चाहिए, फिर बचे हुए घी को सीधे चाट के खाओ। शौर्य की ये कहावत थोड़ी अजीब थी, वहां मौजूद किसी को भी ये समझ नहीं आई। शाम तक मीडिया ने ये खबर पूरे देश भर में फैला दी। तभी पूरे केरल में शाम तक इस बात का असर दिखने लगा। जिन दुकानों पर दवाएं थी उन्होंने ने भी दवा को बेचने से इनकार कर दिया।
वहीं हालात गीतांजलि कॉस्मेटिक्स का भी था। उन्हें भी दुकानदारों ने बेचना अचानक बंद कर दिया, लेकिन फिर भी केरल सरकार ने इसे सीरियस नहीं लिया। इधर आज शाम को शौर्य अपनी तीनों सीईओ को लेकर जून के साथ एक 5 स्टार होटल में डिनर के लिए पहुंच गया था। आज शौर्य ने खास भारतीय शाकाहारी भोजन जून के लिए मंगाया था। शौर्य ने उसे मेहमान नवाजी का नमूना दिखाने के लिए उसे 2 दवा की बोतलें दी। उन सब ने डिनर का मजा लिया और बाहर जाने लगे, तभी वेगा कॉर्प के सीईओ उदय कपूर शौर्य के सामने आए। शौर्य को देखते ही उदय ने शौर्य को रोका और बोले, मानना पड़ेगा आपको, मैंने देखा कि तुमने कैसे अपने कंस्ट्रक्शन 2 दिनों में पूरा कर दिया और एक ही दिन में प्रोजेक्ट को फाइनल स्टेज में पहुंचा दिया। तुम कुछ खास हो मिस्टर शौर्य। तभी शौर्य इतराते हुए बोला, अरे अंकल, आपने तो सिर्फ ट्रेलर देखा है, पिक्चर अभी बाकी है। शौर्य की बात सुनकर उदय का चेहरा काला पड़ गया, लेकिन फिर भी अपने चेहरे पर मुस्कान बरकरार रखते हुए उदय ने कहा, अभी तुमने बिजनेस की दुनिया की दिलदारी देखी है, लेकिन उनके असली चेहरे नहीं देखे। बिजनेस में बड़ी बड़ी कंपनियां जो आसमान छू रही होती है, अचानक ही रातों रात गायब हो जाती है। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी कंपनी भी उनमें से एक हो। कल ये सुनकर शौर्य एक कदम आगे बढ़ा और उदय के कान में कहा, अंकल वो क्या है न, पिछले कुछ महीनों में मैंने जितनी कंपनियों को बर्बाद किया है उतनी तो आपके हाथों पर उंगलियां नहीं है। अगर आजमाना चाहते हो तो आजमाओ, पर यह मत कहना कि शौर्य चीटिंग करता है। शौर्य के मुंह से उसके लिए ऐसी बात सुनकर उदय और अधिक गुस्सा हो गया, पर उसने कुछ नहीं कहा और वहां से अंदर चला गया। इधर शौर्य भी वहां से चला गया। शौर्य के जाते ही उदय ने फोन निकाला और किसी को कॉल लगाया और बोला, मुझे इस शौर्य को कल सुबह तक मेरे ऑफिस के सामने अपाहिज देखना है। दाम तुम जो कहो वो मैं दूंगा। इतना बोलकर उदय ने फोन काट दिया। इधर शौर्य इस बात से अनजान अपनी कार में लड़कियों को साथ लेकर निकल जाता है। रास्ते में वह पहले जून को उसके होटल पर छोड़ देता है। इसके बाद शौर्य बाकी 3 लड़कियों को उसके विला की ओर लेकर निकल जाता है। फिलहाल तीनों लड़कियां शौर्य के विला पर ही रह रही थी। जब गाड़ी आधे रास्ते तक पहुंची, पीछे से किसी ने शौर्य की गाड़ी को टक्कर मारने की कोशिश की, मगर शौर्य ने तुरंत गाड़ी को बगल में मोड़ दिया और पीछे की गाड़ी टकराने से बच गई। तभी उस गाड़ी से कई सारे गुंडे एक बाद एक निकले और शौर्य के गाड़ी के आगे खड़े हो गए। शौर्य ने जब ये देखा तो उसका सिर चकराने लगा था। वो एक छोटी ओमनी वन थी, लेकिन उसके अंदर से लगभग 22 गुंडे निकले। इन सभी के हाथ में रॉड्स, डंडे, पाइप और चेन्स थी। ये पक्का किसी गली के गुंडे थे जो इस प्रोफेशन में नए लग रहे थे। हर गुंडे के लंबे बाल और दाढ़ी थी जो इन्हें और भी डरावना बना रही थी। उनके काले चेहरे रात के अंधेरे में चमक रहे थे। ये इस बात की गवाह था कि ये लोग किसी अखाड़े या जिम के पहलवान थे और इनकी चर्बी खा खा के इतनी बड़ी है कि इनके चेहरे ओली बन गए हैं। ये पोरा खाली उतरानी इकडेगे भावनी तुला बोलवलय आनी त्या पोरेना घरी पाठक। उन गुंडों ने मराठी में शौर्य से कहा। शौर्य ने ये सुना तो वह समझ गया कि किसी गली के डॉन को उसे मारने के लिए कहा है और ये उसके चमचे उसे लेने के लिए यहाँ आए हैं। लेकिन उसे इन लोगों का लड़कियों के प्रति व्यवहार शौर्य को अच्छा लगा। शौर्य ने कशिश को देखा और घर जाने के लिए कहा और खुद चलकर उन गुंडों के गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठते ही शौर्य को वो गुंडे लेकर चले गए। तभी सिमरन ने विराज को कॉल किया और सारी बात बता दी। ये सुनकर दूसरी तरफ से विराज बोला, सिमरन तुम्हें शौर्य की चिंता है या उन लोगों की? बस अब उन लोगों के लिए प्रार्थना करो कि बेचारे आज बेवजह मर न जाए इसकी हाथों से। विराज की बात सुनकर सिमरन ने भी ऊपर आसमान की ओर देखा और उन गुंडों के लिए प्रार्थना की और गाड़ी में बैठकर विला के लिए निकल गए। इधर शौर्य कुछ ही देर में धारावी की तंग गलियों में उस गाड़ी में बैठकर पहुंच गया। वह गाड़ी से अपनी पॉकेट में हाथ डालकर उतरा और बड़े ही स्वैग के साथ चलते हुए उस छोटे से ऑफिस के अंदर चला गया। ऑफिस के बाहर एक पोस्टर लगा था। इस पर एक काले लंबे बाल वाले आदमी का फोटो था जिसने गले में ढेर सारी सोने और चांदी की चेन पहनी थी, साथ ही उसके हाथ में ढेर सारी अंगूठियां थी। उसकी आंखों पर अंधे लोगों का चश्मा लगा हुआ था। उस पोस्टर के नीचे मराठी में लिखा था, सत्या भाई एकच डॉन, असली डॉन, सारे प्रॉब्लम सॉल्व करनारा डॉन। शौर्य ने ऐसी लाइंस पढ़ी तो उसे जोरदार हंसी आए और वह दरवाजे पर खड़े रहकर हंसने लगा। फिर जब शौर्य अंदर गया तो उसने इस रूम के अंदर कई जवान लड़के जिन्होंने जिम जाकर पाउडर वाली बॉडी बनाई थी, वे लोग एक काले मोटे गेंडे जैसे दिखने वाले आदमी के अगल बगल खड़े थे। उस गेंडे ने रात में भी अपनी आंखों पर काला चश्मा लगा रखा था। उस आदमी की ऐसी छपरी हरकतें देखकर शौर्य और हंसने लगा। तभी एक शौर्य के उम्र का लड़का आगे आया और शौर्य के सीने पर हाथ रखते हुए बोला, ओ शाने तू क्यों हंस रहा है? तुझे नहीं दिखता डॉन भाई इधर बैठे हैं? तेरे को मालूम ना कि तुझे इधर क्यों लायला है?
अब इज्जत में इधर सामने खड़ा रह और सुन भाई क्या बोलने वाले हैं। लेकिन शौर्य उस लड़के को नजरअंदाज किया और उसे बगल में धकेल दिया। वह धीरे से आगे बढ़ा और उस डॉन के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया। बैठते ही शौर्य ने सबसे पहले बिना कुछ कहे उस डॉन के सिर पर एक जोरदार तपली मारी, जिस वजह से उसका सिर सामने वाले टेबल पर लग गया। जब उसने सिर ऊपर किया तो उसके आंखों पर लगा काला चश्मा टूट गया था। शौर्य ने फिर उस डॉन की आंखों में देखा और बोला, क्यों बे गेंडे, तुझे डॉन बनने का बड़ा शौक है क्या कि ऐसी छपरी हरकतें कर रहा है। तभी उस डॉन के चमचे आगे आकर शौर्य पर हमला करने दौड़े, पर शौर्य ने बिजली के रफ्तार से डॉन के सिर को 2-4 बार टेबल पर मारा और फिर एक बार बोला, अबे बोलना गेंडे, चुप क्यों है। इसे देख सभी वहीं पर रुक गए। शौर्य इतना निडर होकर उनके भाई को मार रहा था और वे लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। यहां तक कि उनका भाई भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके बाद शौर्य ने फिर एक बार उस गेंडे से कहा, अबे कलूटे, बोलना चुप क्यों है, तुझे डॉन बनना है क्या। इतना कहकर शौर्य ने उसे 2 बार और टेबल पर पटक दिया। उस बार उस गेंडे के सिर से खून निकलने लगा था। तभी उस गेंडे ने अपना हाथ ऊपर किया और रुकने का इशारा करते हुए बोला, भाई अपन को कुछ बोलने का मौका तो दो। ये सुनकर शौर्य ने उसका सिर और 4 बार पटक दिया और बोला, अभी तो दिया था, मगर जो बोलना है वो छोड़ के फालतू की बातें क्यों कर रहा है। इस बार डॉन की गेंडे जैसी शक्ल काले सुअर की शक्ल में बदल गई थी। एक चमचे को ये देख नहीं गया और ऑफिस दीवार पर टंगी तलवार को निकालकर उसने शौर्य पर वार कर दिया। शौर्य ने उसे बड़े आसानी से अपनी 2 उंगलियों में पकड़ लिया। उसके बाद शौर्य ने जरा जोर लगाया और उस तलवार के कई टुकड़े हो गए। ये देख वह चमचा वहीं पर जमसा गया। बाकी चमचे शौर्य को हैरानी से देखने लगे। तभी शौर्य ने डॉन को किसी बिल्ली के बच्चे की तरह उसकी गर्दन को पकड़कर उठा लिया। उसके बाद शौर्य ने उसके मुंह पर 2-4 और झापड़ पेल दिए। इतना करने के बाद शौर्य ने उसे नीचे छोड़ दिया। वह डॉन अब जमीन पर उल्टा लेटा हुआ था और लंबी लंबी सांस ले रहा था। तभी शौर्य की आवाज उसके कानों पर पड़ी, गली के बच्चों को अच्छी बातें सिखाने की बजाय तू उन्हें यहाँ पर गुंडागर्दी सिखा रहा है। तेरे जैसे लोग ही समाज में अपराध को फैलाते हैं और ऊपर से कहते हो कि तुम एक डॉन हो जो किसी से नहीं डरता। चल, आज तू तेरी मौत से तो डरेगा ना। इतना कहकर शौर्य ने एक पिन लगा हुआ ग्रेनेड निकाला और डॉन की पैंट में डाल दिया। इस वजह से वह डॉन इतना डर गया कि उसकी पैंट गीली हो गई। तभी शौर्य उसके चमचों को देखकर बोला, कुछ काम धंधा करके अपनी मेहनत का कमाओ और ऐसी हरकतें करना बंद करो। ये देखो, इनमें रद्दी भर ताकत नहीं है कि ये तुम्हें मुझसे बचा सके और इन्हें तुम सिर पर रखकर नाच रहे हो। इसके बाद इस गली डॉन का नाम मेरे कानों पर फिर नहीं आना चाहिए। साले नाम तो ऐसे फिल्मी रखते हो और काम भी वैसे ही करते हो। तुम्हें पता है कि क्राइम की दुनिया कितनी खतरनाक होती है। चलो मैं आज तुम्हें एक ट्रेलर दिखाता हूँ। शौर्य ने इतना कहा और उस कमरे में मौजूद कुछ डॉन के उम्र के उसके साथियों को देखा और अपनी बंदूक निकालकर उनके घुटनों पर सीधा शूट कर दिया। कुछ ही देर में कमरे में उन लोगों की चीखें गूंजने लगी। शौर्य फिर उन जवान लड़कों को देखा और बोला, तुम्हें ये भाईगिरी अच्छी लगती है न, तो जरा सोचो कि जब किसी के गोली से तुम्हारे हाथ पैर की जगह तुम्हारी खोपड़ी खुल जाए तो क्या होगा। तुम्हारा परिवार बेवजह रास्ते पे आ जाएगा। ये देख सभी लड़कों ने अपने सिर नीचे झुका लिए। तभी एक लड़का हिम्मत करके बोला, सर, अगर हम ईमानदारी से काम मांगते हैं तो हमें लोग काम नहीं देते। बोलने वाले लड़के ने अपने टी शर्ट के ऊपर बनियान पहना था और उसके बालों को उसने अलग अलग रंग में रंग था। उसके दांत लाल हो गए थे, बोलो जुबां केसरी की वजह से। शौर्य ने उसे देखा और बोला, अबे तेरा हुलिया देखकर तुझे काम कौन देगा। तू खुद दुनिया को चीख चीख कर अपने हुलिये से बात रहा है कि तू समाज में रहने के लायक नहीं है। पहले नॉर्मल कपड़े पहन, ये सुपरमैन की तरह पैंट के ऊपर अंडरवियर पहनना बंद कर। ये सुनकर पूरे कमरे में पहले सन्नाटा छा गया, फिर सभी लड़के जोर से हंसने लगे। शौर्य ने फिर जमीन पर पड़े डॉन के पॉकेट से वह ग्रेनेड निकाला और उसके बालों को पकड़कर उठाया और बोला, ओ गेंडे की औलाद, सुन ताए मायक का सत्या भाई। इतना शौर्य ने कहा था कि गली के एक घर से आवाज आए, छक्का। ये सुनकर शौर्य खुद को रोक न सका और हंस पड़ा। डॉन की हालत बहुत खराब हुई थी। उसके थोबड़े का नक्शा बिगाड़ दिया था। तभी वह अपने सूजे हुए मुंह से शौर्य से हाथ जोड़कर बोला, साहब, मुझे ये सब उदय कपूर ने करने के लिए कहा था। मुझे माफ कर दो, आइंदा मैं ऐसी गलती नहीं करेगा। शौर्य ने उसे देखकर हाँ में अपना सिर हिलाया और एक लड़के को बोला, वैसे बंटाए, अपन घर का रास्ता इस भूल भुलैया में कैसे ढूंढेगा। एक काम कर, अपन को तू बाहर छोड़कर आ जा। ये कहने पर वह लड़का शौर्य के साथ बाहर उसे धारावी झोपड़पट्टी से बाहर लेकर आया।
शौर्य ने बाहर आते ही उस लड़के को अपना फोन नंबर दिया और उसे कल साइट पर काम के लिए बाकी लड़कों को लेकर आने के लिए कहा, साथ ही उसे ढंग के कपड़े पहनने के लिए भी कह दिया। सत्या भाई का तो मैटर शौर्य ने क्लोज कर दिया, मगर ये उदय अब शौर्य के दिमाग में छप गया था। इसके बारे में सोचकर शौर्य का दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया और उसकी मुस्कान किसी डेविल की तरह लगने लगी। अब क्या करने वाला है शौर्य उदय कपूर के साथ? क्या एक्शन लेगी केरल सरकार शौर्य की इस हरकत पर? क्या उदय कोई और नई चाल चलेगा? अभी क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। 124 कली के गुट में हलचल और उदय की साजिश। शौर्य इस वक्त अपने कमरे में बैठकर आने वाले समय के बारे में सोच रहा था। उसे अब किसी भी तरह कली को खत्म करके समरलोक जाना था। उसका अब यहाँ ज्यादा मन नहीं लग रहा था। यहाँ इन आम इंसानों को परेशान करना और उनके साथ ये चूहे बिल्ली का खेल शौर्य को अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन चित्रा ने उसे अगली साधना करने से रोक दिया था। इसकी वजह शौर्य को बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। शौर्य ने फिर अपना सिर जोर से खुजाया और फिर बड़बड़ाते हुए सो गया। तेल लेने गई साधना ये सोच सोचकर मेरा दिमाग खराब ना हो जाए। दूसरे सुबह शौर्य उठा और हर दिन की तरह अपनी मॉर्निंग प्रैक्टिस खत्म की और फिर अपने कॉलेज चला गया। पिछले कुछ दिनों से शौर्य कॉलेज में रेगुलर नहीं जा रहा था। दोपहर तक शौर्य ने कॉलेज अटेंड किया और सीधा ऑफिस आ गया। इधर आज की सुबह उदय के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं थी। उसके सामने सत्या बैठा था, वो भी अपना सुजा हुआ काला मुंह लेकर। उसने उदय से कल रात हुई सारी घटना दोहराई और बोला, उदय साहब इसके बाद मैं अपना भाईगिरी का धंधा बंद करता हूँ। आपको पता नहीं वो लड़का कितना खतरनाक था। उसने मेरे लड़कों के सामने मुझे कुत्ते की तरह पिट दिया और वह अपनी जेब में गन लेकर घूमता है। उसने मेरे 10 से ज्यादा आदमियों के घुटने बर्बाद कर दिए हैं। और उसने मेरे नए लड़कों को अपनी साइट पर काम देने के लिए बुलाया है। अब मेरे पास भाई वाला कोई पावर नहीं बचा। मैं तो कहता हूं कि आप भी उससे न उलझे तो बेहतर है, वरना मुझे लगता है कि वह आपको जान से मारने के लिए एक बार भी नहीं सोचेगा। सत्या की बात सुनकर उदय अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और बोला, तुम एक गली के गुंडे हो तो उसने तुम्हें पीटकर कौन सा बड़ा काम किया है? मैं उदय हूँ, उदय कपूर, वेगा कॉर्प का सीईओ। मुझसे पंगा लेना उस लड़के को बहुत भारी पड़ेगा। मैं उसे उसकी कंपनी के साथ बर्बाद कर दूंगा। उसने अपना फोन निकाला और किसी को फोन लगाया और बोला, चाहे जो हो सके करो और शौर्य के साइट का काम बंद करवा दो। मैं भी देखता हूँ कि वो अपना काम कैसे खत्म करता है। इतना कहकर उसने फोन काट दिया और कुछ रुपयों का बंडल सत्या के मुंह पर मारकर बोला, ये लो तुम्हारे खर्चे के लिए और अस्पताल के लिए। इसके बाद मेरे पास बिल्कुल मत आना, वरना मैं खुद तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। इतना कहकर उदय उठकर घर के अंदर चला गया। सत्य भी उन पैसों को लेकर वापस निकल गया। दूसरी ओर केरल के चीफ मिनिस्टर के सामने उनका सेक्रेटरी खड़े रहकर बता रहा था कि उनके राज्य में गीतांजलि फार्मा ने दवाई देना बंद कर दिया है और इसकी वजह उनके राज्य की नुकुकुली व्यवस्था है। कुछ दिनों पहले उन लोगों ने इसरो के कंटेनर को रोका था तो वो भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे। तभी चीफ मिनिस्टर ने अपना सिर खुजाया और बोला, क्या इससे लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम आएगा क्या? सेक्रेटरी ने कहा, सर प्रॉब्लम नहीं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा। ये दवा लोगों की कैंसर जैसी समस्या तक ठीक कर देती है अगर उसे 1 महीने तक लिया जाए तो। और मैं आम लोगों के लिए बनाई गई सस्ती वाली बोतल की बात कर रहा हूं, और जो महंगी है उससे सिर्फ 1 दिन में हर तरह की बीमारी खत्म हो जाती है। ऊपर से इस दवा का पेटेंट सिर्फ गीतांजलि फार्मा के पास ही है। उनकी दवा किसी और के पास नहीं है। ये सुनकर चीफ मिनिस्टर आलस के साथ उबासी लेते हुए बोले, एक काम करो, पहले लोगों का इस पर क्या रिएक्शन है देखो, फिर मैं कुछ फैसला लूंगा। इसका मालिक खुद को क्या किसी स्टेट के मिनिस्टर से ऊपर समझता है? तभी सेक्रेटरी बोला, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को घांस नहीं डालता, सिर आप तो सिर्फ एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर है। मैं तो कहता हूं कि आप जल्दी संभल जाओ, वरना कहीं लेने के देने न पड़ जाए। ये सुनकर चीफ मिनिस्टर जोर से हंसा और बोला, मानना पड़ेगा इसे, फिर भी हम लोगों के रिएक्शन के बाद ही इस पर कोई एक्शन लेंगे, इस पर अभी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सेक्रेटरी ने अपना सिर हाँ में हिलाया और बोला, ठीक है सर, जैसे आप कहेंगे। वहीं पृथ्वी के एक कोने में एक अंधेरी जगह पर एक विशालकाय परछाई बैठी थी और उसके आंखें लाल रंग से चमक रही थी। वो परछाई डरावनी आवाज में बोली, कौन है वो जिसने मेरे इतने सारे प्यादों को मार दिया? और उस कवच और कुंडल का क्या हुआ? क्या तुम उसे पाने में कामयाब हुए या नहीं? तभी उसके सामने एक आदमी आगे आया और बोला, मालिक, हमारे दोनों मांत्रिक मरे गए और उनके अंदर से आपके आभा को भी किसी ने मिटा दिया है। हम कवच और कुंडल नहीं ला पाए। उस बड़ी परछाई ने अपना मुक्का उस पत्थर से बनी कुर्सी पर मारा और बोला, तुम सब इतनी ताकत पाने के बावजूद भी किसी काम के नहीं हो, तुम एक काम ढंग से नहीं कर पाए।
ऊपर से वह नागिन भी मेरे किसी काम नहीं आए। मुझे इस युग में देवताओं के आने से पहले अपना काम करना है। अगर वे लोग यहाँ पहुँच गए तो हम दानवी माया को नहीं फैला पाएंगे। रक्त पिशाचों को आदेश दो कि वे लोग उस इंसान के पीछे जाए जिसने मेरे सभी लोगों को मारा है। उस 50 का आदेश सुनकर एक आदमी आगे आया और झुककर बोला, जी हुकुम, हम अभी संदेश भेज देते हैं। दूसरी तरफ शौर्य साइट पर पहुंच गया था। उसके सामने लगभग 25 से 30 लड़के खड़े थे जिन्होंने साधारण कपड़े पहने थे, लेकिन उन्हें ठीक से सेट किया गया था। ये सभी धारावी के वही लड़के थे जिन्हें शौर्य ने काम के लिए बुलाया था। उन्हें अपने सामने देखकर शौर्य मुस्कुराते हुए बोला, और बंटाई, क्या हाल है? अपन की साइट पर तुम लोगों का स्वागत है। आपको अपने स्किल के हिसाब से जो काम आसान लगे वो काम पकड़ो और काम करना शुरू कर दो। यहाँ पर तुम्हें दिन के 1000 रुपये, कपड़े, खाना पीना और रहने के लिए जगह मिल जाएगी। आप लोगों के सामने ये पूरा एक शहर है जिसे मैंने बनाया है। अब तुम अपना काम मेरे मैनेजर से मिलकर शुरू कर सकते हो। तभी एक लड़के ने हाथ उठाया और बोला, सर मैं तो कंप्यूटर इंजीनियर हूं, मैं यहाँ पर कोई आईटी से रिलेटेड काम चाहता हूँ। ये सुनकर शौर्य ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, अरे तू तो वही सुपरमैन है ना जिसने पैंट के ऊपर चड्डी पहनी थी। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगे। वह लड़का भी शर्मा गया और बोला, हाँ सर, मेरा नाम तनय है। ये सुनकर शौर्य भी अपनी हंसी को दबाते हुए बोला, एक काम कर, तू सीधा मैं ऑफिस चला जा, वहां तुझे रिया मिलेगी, उससे तू आईटी से रिलेटेड काम ले लेना। इतना कहकर शौर्य ने एक एम्प्लॉय को बुलाया और उसे उसके साथ भेजने लगा। तभी एक और लड़का बोला, सर मेरे पास भी अलग काम करने का स्किल है, मैंने प्लम्बिंग की ट्रेनिंग ली है। ये सुनकर शौर्य ने उसे देखा और बोला, इसका मतलब तुम सब लोग पढ़े लिखे हो? तभी सभी लड़के बोले, हाँ सर, हम सब किसी न किसी चीज की आईटीआई ट्रेनिंग या फिर इंजीनियरिंग करके बैठे हैं। हम लोगों में दो ने तो टीचर ट्रेनिंग भी कर ली है। ये जब शौर्य ने सुना तो उसने फिर उन लोगों से उनके रिज्यूमे बनवाए और उन्हें ध्यान से स्टडी करके हर एक लड़के को अच्छे पेमेंट पर नौकरी दे दी। सिर्फ अब उसके पास 2 लोग बचे थे जिनके लिए उसके पास कोई काम नहीं था। वो थे टीचर की ट्रेनिंग लिए लड़के। शौर्य ने तुरंत अपना फोन निकाला और कशिश से कहा, कशिश, हमने स्कूल के लिए भी साइट पर कुछ बिल्डिंग्स बनाए हैं, क्या कोई उसके लिए खरीदार तुम्हारे पास आया है क्या? शौर्य के सवाल पर कशिश ने कुछ सोचा और बोली, सर अभी तक किसी ने उसके लिए बीड नहीं की है। ये सुनकर शौर्य बोला, एक काम करो, हमारे कंपनी के नाम पर एक स्कूल के लिए एप्लीकेशन डाल दो और उसे रजिस्टर करा लो। अगर गवर्नमेंट ना नुका करे तो मुझे बता देना। इतना कहकर शौर्य ने फोन रख दिया और फिर उन दोनों लड़कों को स्कूल की बिल्डिंग की ओर इशारा करते हुए बोला, मैं तुम दोनों को एक मौका दूंगा, तुम दोनों मिलकर अपने सपनों का स्कूल बनाओ जैसा तुम्हें चाहिए, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम अपनी आइडिया लगाकर बना रहे हो, पर मुझे हर उस आइडिया के पीछे एक खास वजह भी चाहिए। अब रहा तुम्हारे पेमेंट का सवाल, तो वो भी बाकी लोगों की तरह एक टीचर का सैलरी स्केल तुम्हें दिया जाएगा। अब लग जाओ काम पर। इतना कहकर शौर्य वहां से मुड़कर गेट की ओर जाने लगा। तभी साइट के गेट से कुछ लेबर यूनियन के लोग अंदर आए और उन्होंने सभी काम कर रहे लोगों को काम न करने का आदेश दिया। वे लोग अंदर घुसकर हर उस लेबर को काम करने से मना कर रहे थे। शौर्य को ये बात समझ नहीं आई, लेकिन वह चुपचाप इसे देखने लगा। कुछ ही देर में सभी लेबर को यूनियन के लोगों ने वहां पर लाकर इकट्ठा कर लिया और यूनियन का लीडर, जिसने एक सफेद कुर्ता पहना था और नीली जीन्स पहनी थी, उसके हाथ अंगूठियों से भरे थे और उसके पेट का घेरा बाहर निकला था, वह आगे आया और शौर्य के सामने एक कागज रखकर बोला, आज के बाद तुम्हारे साइट पर कोई भी लेबर काम नहीं करेगा क्योंकि तुम हमारे लोगों को उचित मुआवजा नहीं देते, साथ ही साथ जबरदस्ती काम करवाते हो। ये रही हमारी डिमांड्स, इन्हें पूरा करो और फिर ये लोग अपना काम करेंगे, वरना आज से काम बंद हो जाएगा। शौर्य ने उस कागज पर लिखी सारी शर्तें और डिमांड को देखा और अपने माथे पर उंगलियां फेरते हुए उसने ऊपर सिर उठाकर उस लेबर यूनियन के लीडर को देखा। उस यूनियन के लीडर के चेहरे पर जीत वाली घमंड भरी मुस्कान थी, लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान डर में बदल गई क्योंकि इस समय शौर्य ने उसके मुंह के अंदर गन की नली डाली थी। शौर्य ने फिर उसकी आंखों में देखा और बोला, क्या तू कोई खुद काम करता है या सिर्फ यूनियन का लीडर बने यहाँ वहां जाकर लोगों को काम करने से रोकता है? अब मुझे बता, अगर ये काम बंद हो जाता है तो क्या लीडर होने के नाते इन लेबर्स को दूसरा काम दिलवा पाएगा? और ये बेवकूफ लोग तेरी बात मानकर आज तो काम बंद कर देंगे, लेकिन क्या इनकी भूख भी बंद हो जाएगी? क्या इनका परिवार भी आज के बाद खाना खाना छोड़ देगा? नहीं ना, तो तू उनके पेट पर लात क्यों मारने आता है? उसके बाद शौर्य ने सभी लेबर को देखा और बोला, आप लोगों को मार्केट के हिसाब से वही वेतन दिया जा रहा जो बाकी लोगों को मिलता है।
साथ ही साथ यहाँ आपके सेफ्टी के लिए बेस्ट से बेस्ट सामान रखा गया है और 24 घंटे के लिए यहाँ 2 डॉक्टर्स बैठे होते हैं और तुम लोग हो कि इस भड़वे के चक्कर में आकर काम बंद कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। शौर्य ने इतना कहा और अपनी बंदूक से गोली चला दी जो इस वक्त उस यूनियन लीडर के मुंह में थी। उसकी वहीं पर खोपड़ी खुल गई। उसके बाद शौर्य ने उसके साथ आए लोगों पर भी गोली चला दी। कुछ ही देर में वहां 20 से ज्यादा लाशें गिरी थी। शौर्य ने फिर गुस्से से कहा, ये मेरी साइट है, यहाँ सिर्फ मेरा नियम चलता है, बाहर का कोई आकार यहाँ उंगली करे मुझे पसंद नहीं है। शौर्य की आवाज किसी आसमानी बिजली की तरह सबके कान में गूंज रही थी। सभी लेबर और वहां खड़े एम्प्लॉय थर-थर कांप रहे थे। शौर्य ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया और सभी को अपने हाथ से अपने काम पर लौटने का इशारा कर दिया। उनके जाते ही शौर्य ने नर्क अग्नि का उपयोग करके सारी लाशें गायब कर दी। वहां उनका कोई नामो निशान नहीं था। फिर शौर्य ने अपनी स्नाइपर राइफल निकाली और झट से दूर एक ऊंची बिल्डिंग की ओर निशाना लगा दिया। उसके सामने एक आदमी बिनोकुलर लेकर उसकी साइट को देख रहा था। जब उस आदमी ने देखा कि शौर्य ने अपनी स्नाइपर गन निकाली है, वो तुरंत वहां से भागने वाला था, पर उसके पहले एक बूम की आवाज हुई और उस आदमी के सिर के चितले उड़ गए। शौर्य ने अपनी गन अंदर रखी और बड़बड़ाया, साला इतना मरने की खुजली लोगों को क्यों होती है? खाओ पियो और अपना जीवन शांति से जियो। शौर्य फिर साइट पर बने अपने ऑफिस में चला गया। इस वक्त हर लेबर धीरे से खुसर फुसर कर रहा था। बाप रे, हमारे मालिक ने आज इतने लोगों को जान से मार दिया है। आज तक मुझे लगता था कि वे सिर्फ सख्त इंसान है, लेकिन वो तो बड़े दबंग निकले। अच्छा हुआ उन्होंने हमें कुछ नहीं किया। तभी दूसरा आदमी बोला, इसके बाद याद रखना कि कोई ऐसी हरकत मत करना कि सांप को गुस्सा आए और फिर अगला नंबर हमारा हो। तभी उनका सुपरवाइजर बोला, शौर्य सर सिर्फ तभी गुस्सा होते हैं जब कोई उन्हें बेवजह परेशान करता है। तुम लोग चिंता मत करो और अपने काम पर ध्यान दो। वहीं दूसरी तरफ उदय अपने फोन से किसी को फोन लगा रहा था, मगर कोई उसका फोन नहीं उठा रहा था। 2 घंटे बाद जब उदय ने फिर फोन लगाया तो किसी ने फोन उठाया। तभी उदय चिल्लाते हुए बोला, वाटकर कहाँ मर गया था तू? उस शौर्य का क्या हुआ? क्या उसके लेबर लोगों ने अपना काम बंद किया या नहीं? तभी उदय को एक साफ और धीमी मगर भारी आवाज सुनाई दी, शौर्य के साइट का काम तो बंद नहीं हुआ, पर जिसका ये फोन है उसकी सांसें जरूर बंद हो चुकी है। मैं कमिश्नर विराज अग्निहोत्री बोल रहा हूं। आपको यहां पर आकर अपना स्टेटमेंट देना होगा। आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि ये आदमी यहां आपका काम करने आया था शायद, लेकिन उसके भेजे के परखच्चे उड़ गए हैं, इसलिए हम इसे पहचान नहीं पा रहे हैं। ये सुनकर उदय धड़ाम से नीचे गिर गया। वाटकर उसका पर्सनल सेक्रेटरी था और उसने शौर्य के साइट पर नजर रखने भेज दिया था। उदय ने कांपती हुई आवाज में कहा, कमिश्नर मैं अभी वहां पहुंच जाता हूं, आप कुछ देर मेरा इंतजार कीजिए। इतना कहकर उदय वहां से निकल गया। गाड़ी में बैठकर वह सोच रहा था कि शौर्य से निपटने के लिए किसी की जान कैसे जा सकती है, और उस लेबर यूनियन वाले का क्या हुआ, वो लोग कहाँ गए। ये सब सोचते हुए उदय विराज ने बताई हुई जगह पर पहुंच गया। जब उदय ने गाड़ी उतरकर अपने सेक्रेटरी की बिना सिर की लाश देखी तो उसने तुरंत उल्टी कर दी। फिर अपने आप को जैसे तैसे संभालते हुए बोला, सर ये सब उस शौर्य ने किया है, उसे तुरंत गिरफ्तार कर लो। क्या विराज सच में शौर्य को गिरफ्तार करने पहुंच जाएगा? क्या लेबर यूनियन के लोगों के मरने से कोई नई मुसीबत शौर्य पर आएगी? क्या कली के आदमी शौर्य तक पहुंच जाएंगे? क्या केरल के लोग दवा बंद होने पर कुछ नहीं करेंगे? अब क्या होगा आगे, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। सिर्फ 125 ये तो शेरनी निकली। शौर्य अपने ऑफिस में बैठकर कंपनी के कामकाज देख रहा था, तो दूसरी तरफ शौर्य की वजह से उसका भाई परेशान हो चुका था। विराज के सामने इस वक्त उदय बैठा था और वह शौर्य के नाम की माला जपे जा रहा था। वह बार बार विराज को कह रहा था कि उसके सेक्रेटरी को शौर्य ने मारा है। इस बात से विराज परेशान हुआ और बोला, मिस्टर उदय, जब से आप पुलिस स्टेशन में आए हैं तभी से आप बार बार शौर्य पर आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या आपके पास कोई सबूत है जिससे मैं मान लूंगा कि ये सब शौर्य ने ही किया है? ये सुनकर उदय तुरंत बोला, मैंने ही मेरे सेक्रेटरी को शौर्य के ऊपर नजर रखने भेज था कि वह ये देखे कि शौर्य के साइट का काम लेबर यूनियन वाले कैसे बंद करते हैं, मगर उन लेबर यूनियन वालों में से किसी का भी अब पता नहीं है। ये सुनकर विराज बोला, तो आप ये कहना चाहते हैं कि अपने शौर्य के खिलाफ साजिश रची थी और उसका परिणाम ये हुआ कि आपका सेक्रेटरी मारा गया। लेकिन लाश को देखकर साफ पता चलता है कि उसे एक हैवी स्नाइपर से मारा गया है, लेकिन शौर्य के पास ऐसी स्नाइपर होना नामुमकिन, क्योंकि ये गन सिर्फ यूरोप खासकर जर्मनी के सेना के पास है। तो मैं तो आपके इस दावे को नहीं मान सकता। विराज की बात सुनकर उदय दांत पीसते रह गया।
इस वक्त उसके पास ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे वह शौर्य पर इल्जाम लगा के उसे गिरफ्तार करवा सके। जब उदय वापस अपने घर पहुंचा तो उसके नौकर ने आकर बताया कि लेबर यूनियन के लोगों के परिवार वाले उससे मिलने आए हैं। ये देख उदय तुरंत बाहर आ गया क्योंकि वह भी जानना चाहता था आखिर यूनियन के लोग शौर्य के साइट पर क्यों गए नहीं। जब उदय बाहर आया तो कई सारी औरतें और छोटे बच्चे उसके घर के हॉल में आए थे। तभी उस यूनियन लीडर की पत्नी, जो दिखने में किसी छोटे हाथी से कम नहीं थी और मुंह में पान चबाते हुए बोली, ओ साहब, सुबह आपका सेक्रेटरी मेरे घर आकर मेरे पति और उनके साथियों को लेकर निकल गया था, पर दोपहर को हमें मालूम हुआ कि आपका सेक्रेटरी मारा गया है और हमारे मर्द लोग भी वापस नहीं आए। हम अब जानना चाहते हैं कि तुमने उन्हें कहाँ भेजा था। अगर कल सुबह तक हमारे मर्द घर वापस नहीं आए तो हम सीधा पुलिस के पास जाएंगे और तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन दर्ज कर देंगे। उस औरत की बात सुनकर अब उदय के पैरों के नीचे की जमीन खसक गई। उसने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, बहन जी देखिए, आपके पति और उनके साथी गीतांजलि कॉरपोरेशन के साइट पर उनका काम रोकने के लिए गए थे, मगर उसके बाद वहां क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, और मेरा सेक्रेटरी हमें मरा हुआ मिला। ये सुनकर सारी औरतें उदय को घूरते हुई बोली, साहब जो भी हो, हमारे मर्द लोग कल सुबह तक हमारे घर पर होने चाहिए, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना कहकर वह औरतें और उनके बच्चे वहां से चले गए। उनके जाने के बाद उदय तुरंत विराज के पास वापस आया और फिर एक बार शौर्य का राग अलापते हुए बोला, विराज सर, मुझे शौर्य के साइट की छानबीन करनी है। वो लेबर यूनियन वाले उसके यहाँ से वापस लौटे नहीं है। मैं आपसे विनती करता हूं, एक बार मुझ पर विश्वास करो और मेरे साथ चलकर उसके साइट की तलाशी लो। ये सुनकर विराज भी उठ खड़ा हुआ और उदय के साथ शौर्य के साइट पर पहुंच गया। साइट पर पुलिस की गाड़ी देख सारे वर्कर्स डर गए, पर उन्होंने कुछ न कहना बेहतर समझा और पुलिस को दूर से देखने लगे। विराज तुरंत शौर्य के ऑफिस में पहुंच गया और एक कागज शौर्य के हाथ में देते हुए बोला, मिस्टर शौर्य, हमें शक है कि अपने लेबर यूनियन के लोगों को आपके साइट पर बंद करके रखा है, तो हम उसकी छानबीन करने यहां आए हैं। ये रहा सर्च वारंट। शौर्य ने भी उन्हें तुरंत मुस्कुराकर अनुमति दे दी। पुलिस परमिशन मिलते ही तुरंत अपने काम पर लग गई। कुछ ही देर में उन्होंने पूरे साइट और बड़ी बड़ी बिल्डिंग को पूरा छान मारा, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। तभी उदय सीसीटीवी कैमरा की ओर इशारा करते हुए बोला, विराज सर, छानबीन से अच्छा सीधा सीसीटीवी चेक करो, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और हाँ, अगर इसने कहा कि सीसीटीवी का आज का फुटेज डिलीट हुआ है तो फिर ये साफ साफ साबित होता है कि इसने ही उन लोगों को कहीं गायब किया है। ये बात सुनकर शौर्य ने भी बिना कुछ कहे सीसीटीवी फुटेज सभी के सामने प्ले किया, लेकिन आज दिन भर कोई भी यूनियन की तरफ से अंदर आते हुए दिखाई नहीं दिया। ये देख उदय लगभग पागल हो गया। वह शौर्य की तरफ उंगली करके बोलने लगा, विराज सर, मुझे पता है इसने ही उन लोगों के साथ कुछ तो किया है, मेरे इंस्टिंक्ट मुझे बता रहे हैं। आप पहले इसे हिरासत में लो और पूछताछ करो। ये सुनकर शौर्य एक शैतानी हंसी के साथ उदय से बोला, उदय, तू इस दुनिया का सबसे बेवकूफ इंसान है, तुझे पता है। चल, मैं अब इन सब के सामने एक बात तुझे बताता हूँ, उन सभी लोगों को मैंने अपने हाथों से मार डाला है, और तेरे सेक्रेटरी का भेजा भी मैंने ही उड़ाया था। ये सुनकर उदय चहकते हुए विराज और देखकर बोला, देखो विराज सर, इसने अपना जुर्म कबूल किया है, आप इसे अभी गिरफ्तार कर लो। तभी विराज उदय को देखकर मुस्कुराया और बोला, मिस्टर उदय, जिस तरह आप अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच का उपयोग करके शौर्य पर इल्जाम लगा रहे हैं बिना किसी सबूत के, वैसे ही शौर्य भी जुर्म को कबूल रहे हैं बिना किसी सबूत के। तभी शौर्य उदय को बोला, उदय, तुझे मैंने बोला था कि अगर तूने मेरे खिलाफ कोई साजिश रचने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत खतरनाक होगा। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत हुई है, आगे आगे देख तेरे साथ होता है क्या। शौर्य ने इतना कहा और उदय को देखकर मुस्कुराने लगा। तभी विराज बोला, मिस्टर उदय, कोई भी पक्के सबूत न होने की वजह से हम कुछ भी नहीं ढूंढ पाए, इस वजह से हमें अब इन्वेस्टिगेशन हमारे तरीके से करनी पड़ेगी। इतना कहकर विराज वहां से निकल गया। तभी एक पिज्जा और बर्गर की डिलीवरी शौर्य के केबिन में आए। शौर्य ने उसे सिस्ट को दिया और बोला, तुम सच में ओमनी प्रेजेंट हो मेरी प्यारी सिस्टम। अरे वाह, नमक होस्ट स्मार्ट आगेरी, धन्यवाद मान्यारे। ये सुनकर शौर्य को कुछ गोलमटोल एहसास हुआ और बोला, अब ये कौन सी भाषा है सिस्टम। सिस्टम हंसते हुए बोली, होस्ट, ये कन्नड़ भाषा है जिसे मैंने अभी अभी सीखा है। प्राचीन समय में ये ऐसी नहीं थी। शौर्य ने फिर उस पर कोई बात नहीं की और अपने काम में बिजी हो गया। दूसरे दिन सुबह उदय के घर पर पुलिस और उन यूनियन के लोगों का परिवार आ चुका था। इनमें विराज भी मौजूद था। विराज ने आगे आकर एक अरेस्ट वारंट का पेपर उदय के हाथ में थमाया और बोला, मिस्टर उदय कपूर, आपको यूनियन मेंबर के लापता होने के लिए जिम्मेदार होने पर आपको अरेस्ट किया जा रहा है।
इन लोगों के मुताबिक आपके कहने पर आपके सेक्रेटरी इनके घर के सदस्यों को अपने साथ किसी अनजान जगह लेकर गए थे। आपके सीक्रेट की तो मौत हो गई है, तो इनके घर के सदस्यों की जिम्मेदारी अब आप पर आती है। आगे की पूछताछ के लिए आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। इतना कहकर विराज ने तुरंत उदय को हथकड़ियां पहना दी। उदय को पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया था और यूनियन के लोग लापता हो गए थे, ये खबर मीडिया तक पहुंच गई थी। उदय को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था उसका छोटा सा प्लान इतनी बड़ी तबाही ला सकता है। उसे इंटेरोगेशन के लिए एक कमरे में लाया गया और खुद विराज उसकी पूछताछ करने बैठ गया। पूछताछ के बाद विराज ने भी उसे पर तगड़े तगड़े चार्जेस लगा दिए। विराज अच्छे से जानता था कि शौर्य इसे कभी उंगली नहीं करेगा जब तक सामने वाला टांग न डाले। इधर कपूर परिवार में भी हलचल मची थी। हर कोई उदय की गिरफ्तारी को लेकर हैरान परेशान था। उदय उनके परिवार का अगला मुखिया बनने वाला था, मगर वह अपनी एक गलती के चलते पुलिस के हत्थे चढ़ गया था। कपूर परिवार ने पहले वकीलों की मदद से शौर्य को छुड़ाने की कोशिश की, मगर विराज ने वह भी होने नहीं दिया। विराज ने नॉन बेलेबल चार्जेस भी लगाए थे। अब अगले सोमवार तक उदय को हवालात की हवा खानी थी। आज शुक्रवार जो था, शाम को पुलिस स्टेशन में इशिका विराज से मिलने आई, तब विराज ने उसे उदय के बारे में बताया और दोनों ठहाके मारकर हंसने लगे। इधर शौर्य भी अब अपने कंपनी से छुट्टी होने के बाद घर जा रहा था। तभी उसे एक स्कूटी पर जाने वाली लड़की दिखी जो इस वक्त अपनी गाड़ी को धक्का देते हुए जा रही थी। उस लड़की ने दुपट्टे से अपना चेहरा बांध दिया था, तो उसकी शक्ल शौर्य को नहीं दिख रही थी, लेकिन उसकी फिगर बेहद कमाल की थी। वहीं से पीछे कुछ दूरी पर कुछ लड़के उस पर कमेंट करके उसको छेड़ रहे थे। क्या नागिन चाल है बॉस, काश ये मेरी हो जाती। जाने मन जरा चेहरा तो दिखा, जरा हम भी तेरा दीदार करे। अरे चेहरे में क्या रखा है मेरे भाई, तू सिर्फ उसकी साइज देख। मेरा तो मन अभी मचल रहा है। उन लड़कों के भद्दे कमेंट्स शौर्य का खून खौलने के लिए काफी थे। शेर ने अपनी गाड़ी बगल में लगाए और इन लड़कों को सबक सिखाने के इरादे से आगे बढ़ा। तभी उस लड़की ने अपनी गाड़ी को धक्का मारना बंद किया और उसने साइड स्टैंड पर अपनी गाड़ी लगाई। उसके बाद उसने अपनी चाबी घुमाई, जिस वजह से उसकी स्कूटी की डिक्की खुल गई। ये देख वह लड़का बोला, जाने मन चेहरा दिखाने से पहले मेकअप। उसने इतना कहा ही था कि उसकी बोलती वही बंद हो गई और शौर्य जो तेजी से आगे बढ़ रहा था वह भी वही रास्ते के डिवाइडर पर रुक गया, क्योंकि उसने सामने जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें फैल गई थी। उस लड़की ने अपनी डिक्की के अंदर से एक लंबी तलवार खींचकर ऐसे निकली जैसे कोई शेरनी अपने पंजे के नाखून मारने के लिए निकालती है। उस लड़की ने तलवार हाथ में पकड़ी और चीखते हुए बोली, तुम्हारी तो अभी तुम्हें जन्नत दिखाती हूँ और सालों कुत्तों। इसके साथ कुछ हाई स्टैंडर्ड मराठी गालियां उसने दी और सीधा दौड़कर उन लड़कों की तरफ झपट पड़ी। ये देख शौर्य के मन ही निकला, ये तो शेरनी निकली यार। उस लड़की ने ना आव देखा न ताव और सबसे करीब जो लड़का था उसके कंधे पर सीधा वार कर दिया, जिससे उस लड़के का हाथ उसके कंधे से अलग हो गया। वह लड़का रास्ते पर लेट गया और किसी मछली की तरह तड़पने लगा। अपने दोस्त की ये दशा देखकर उनकी सीटी-पीटी गुल हो गई। तभी उस लड़की ने अपना एक पैर हवा में उठाया और अगले लड़के के गर्दन पर ऐसी किक मारी कि बेचारा खड़े खड़े बेहोश हो गया। उसके बाद उस लड़की ने बाकी दो लड़कों को भी दूर तक दौड़ाया। कुछ दूर जाने के बाद वे दोनों भी उसकी चपेट में आ गए। उस लड़की ने एक के पीठ पर तलवार से जोरदार हमला कर दिया और उसे वहीं पर गिरा दिया। जो आखिरी लड़का था वह अब रुक गया था और थर थर कंपते हुए अपने हाथ जोड़कर बोला, दीदी मुझे मत मारो, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं अपनी जिंदगी में दोबारा किसी लड़की को नहीं छेड़ेगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन उस लड़की का अब बिल्कुल भी उसे माफ करने का मूड नहीं था। उसने अपनी तलवार उसके जांघ में घुसेड़ दी और बोली, तू अपनी खैर मना कि मुझे जान लेने की परमिशन नहीं है, वरना आज तुम लोगों की यहाँ लाशें बिछा देती मैं। इतना कहकर उस लड़की ने अपनी तलवार पर लगा खून झटक दिया और वापस अपनी गाड़ी की ओर चलने लगी। तभी उसकी नज़र शौर्य पर पड़ी, जो डिवाइडर पर खड़े होकर उसे किसी पागल की तरह मुस्कुराते हुए देख रहा था। उस लड़की को लगा शौर्य भी इन्हीं लोगों में से एक होगा, तो वह उसकी तरफ बढ़ने लगी। ये देख शौर्य को होश आया और वह कुछ बोल पाता उससे पहले उस लड़की ने अपने घुटने से शौर्य के पेट पर हमला किया। शौर्य को कोई दर्द नहीं हुआ, फिर भी चोट लगने की एक्टिंग करते हुए वह बोला, अरे मैडम मैं तो आपकी मदद करने यहाँ आया था। वो देखो मेरी गाड़ी वहीं पर खड़ी है। लेकिन अपने तो मेरी भी बैंड बजा दी। शौर्य ने ऐसे ये बात बोली थी कि उस लड़की का गुस्सा तुरंत गायब हो गया। उस लड़की ने तुरंत कहा, ओह माफ करना, थोड़ी गलत फहमी हो गई थी। शौर्य ने दर्द भरी आवाज में कराहते हुए कहा, कोई बात नहीं मैडम, ऐसे बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी मोटी बातें होती है।
तभी उस लड़की ने शौर्य को सहारा दिया और अपनी गाड़ी की ओर लेकर गई। उसने डिक्की से पानी की बोतल निकाली और शौर्य को दी और बोली, ये लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए, इससे आपको थोड़ा आराम मिलेगा। उस लड़की ने शौर्य को पानी देने के बाद अपने चेहरे पर बंधा हुआ दुपट्टा निकाला। उसके ऐसा करते ही शौर्य का पानी पीने की वजह से गिला हुआ गला तुरंत सूख गया। वह लड़की बेहद खूबसूरत थी, माया और चित्रांगदा की तरह। उसकी आंखें किसी हिरनी जैसी साफ थी और उसके गोरे माथे पर एक लाल रंग की बिंदी थी। उसके बाल एक वेणी में बंधे थे और उसने एक झटके से अपनी लंबी वेणी को अपने दाएं ओर आगे लिया। उसकी त्वचा दूध की तरह सफेद थी मगर उसके ओंठ किसी गुलाब की पंखुड़ी की तरह लाल थे। उसके सलवार कुर्ती से उसके शरीर का अंग अंग का आकार शौर्य को दिख रहा था। उसकी ऊंचाई लगभग शौर्य जितनी थी। वह एक परफेक्ट मैरिज मटेरियल थी। तभी उस लड़की ने शौर्य से कहा, हेलो, मेरा नाम अद्विका है। मुझे आपको देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने आपको कहीं देखा है। लेकिन शौर्य कहाँ उसकी बात सुन रहा था। लोगों के दिल में गिटार बजते हैं पर इस वक्त शौर्य के दिल में ढोल और रुद्र वीणा बज रहे थे। साथ ही उसका मन राग भैरवी गा रहा था। उसकी आत्मा श्रृंगार रस और वीर रस के भाव से भर चुकी थी। तभी उस लड़की ने देखा कि शौर्य उसे घूर रहा है तो उसने अपने हाथ से चुटकी बजाई और फिर बोली, ओह हेलो, मैंने कहा मेरा नाम अद्विका का है और मैंने आपको पहले कहीं देखा है। शौर्य उसे इस बात पर बोलता उसके दिमाग में दो लड़कियों की आवाज सुनाई दी, होस्ट, ये लड़की तुम्हारी बीवी बनने के लायक है, इसे पटा लो। तभी उसकी तलवार बोली, मास्टर, ये मेरी सौतन बनने के बिल्कुल लायक है, बस आप इसे किसी भी तरह पटा लो। तभी शौर्य होश में आया और उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और विनम्रता से बोला, नमस्कार, मेरा नाम शौर्य है और रही बात मुझे देखने की तो आपने मुझे टीवी पर देखा होगा। अब आप ठीक है तो फिर आप अपनी गाड़ी यहीं छोड़ दीजिए, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। वैसे भी रात हो रही है। तभी वो घायल लड़के धीरे धीरे वहां से उठकर जाने लगे पर शौर्य और उस लड़की ने उन पर ध्यान नहीं दिया। ये शौर्य की बात सुनकर अद्विका बोली, नहीं सर, आपको इतना कष्ट लेने की जरूरत नहीं है। मैं खुद अकेली चली जाऊंगी। वैसे भी मैं यहीं पास में ही रहती हूँ। उसकी बात सुनकर शौर्य मन में ही बोला, शौर्य, ये लड़की कुछ खास है। अगर बेटे तूने इसे इम्प्रेस कर दिया तो तेरी लाइफ झिंगलाला हो जाएगी। तभी सिस्टम ने ताना मारते हुए कहा, झींगा लाला का तो पता नहीं पर हुलाला जरूर हो जाएगी। ये क्या हो रहा है शौर्य के साथ? क्या शौर्य को प्यार हो गया है, वो भी पहली नजर वाला प्यार? क्या अद्विका शौर्य से इम्प्रेस होगी? कौन है ये अद्विका? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। प्लीज सपोर्ट